हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है टीजीटी साइंस 2025 के लिए हम अपनी बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कवर करेंगे डी रिप्लेस में पूछे गए क्वेश्चन, केवीएस में पूछे गए क्वेश्चन, एनवीएस में पूछे गए क्वेश्चन, ईएमआरएस में पूछे गए क्वेश्चन एंड इवन हमारी कंट्री में जो बाकी टीजीटी साइंस के एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन भी हम इंक्लूड करेंगे। इससे पहले मैं आपको डी रिप्लेस में 2018 में 4 शिफ्ट हुई है वो कंप्लीट करा चुकी हूँ। ईएमआरएस का एक ही पेपर हुआ है आज तक 2023 में, उसके क्वेश्चन मैंने बायोलॉजी के आपको करा दिए हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डी ट्रिपल बी के 2021 के क्वेश्चन। तो एक शिफ्ट में आपको 2021 की ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे डी ट्रिपल बी 26/9/2021 को जो फीमेल की शिफ्ट आई उसमें बायोलॉजी के क्या क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ बायोमास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब आप बायोमास को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हो तो इनमें से कौन सी उसकी कमी नहीं है। बायोफ्यूल इज नॉट एज एनर्जी एफिशिएंट एज पेट्रोल। तो ये बात सच है कि जो हमारा बायोफ्यूल होता है वो उतना एनर्जी एफिशिएंट नहीं होता जितना हमारा पेट्रोल होता है, तो ये तो लिमिटेशन है। If the biomass is directly burnt, it may contribute to global warming and increase emission causing environmental pollution. तो जब आप बायोमास को डायरेक्टली बर्न करते हो तो वो ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी इंक्रीज करता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ बायोफ्यूल अमोनिया इज हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। तो हमारा जो बायोफ्यूल है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है अमोनिया, वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। ठीक है, ये हमारा लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, बायोमास इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव सोर्स फॉर जनरेटिंग एनर्जी बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द बायोमास एंड कन्वर्टिंग इट टू इथेनॉल। तो जो हमारा बायोमास है उसको जनरेट करने में हमें बहुत पैसा भी लगता है और उसको इथेनॉल में कन्वर्ट करना भी उतना एफिशिएंट नहीं है, तो ये भी लिमिटेशन की तरह काम करता है। तो इनमें से कौन सा एक कमी की तरह काम नहीं करता है कि जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा बायोफ्यूल का अमोनिया वो हार्मफुल है कि एनवायरमेंट को, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी। तो जब आप विंड एनर्जी से एनर्जी जनरेट करते हो तो कौन सा उसकी कमी की तरह काम नहीं करता। दे आर हजार्डियस फॉर वाइल्ड लाइफ। तो आपको पता है जहां भी हमने अपना विंड फार्म लगा रखा होता है उसके बहुत बड़े बड़े जो होते हैं वो ब्लेड्स होते हैं, तो वहां पर जो वाइल्ड लाइफ घूम रही होती है उनके लिए वो हजार्डियस साबित होते हैं बहुत बार, तो ये लिमिटेशन है। विंडमिल्स आर ऑलवेज अनसाइटी एंड डैमेज द सीनिक ब्यूटी। तो जो विंडमिल है वो अनसाइटी होती है और सीनिक ब्यूटी को, जो वहाँ पे उस एरिया की जो खूबसूरती है उसको डैमेज कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये लिमिटेशन नहीं है। विंड पावर इज नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम। ये बात बिल्कुल सही है कि हर टाइम आपको पता है जब हम विंड पावर को जनरेट करना चाहते हैं तो मिनिमम स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए और हर वक्त है ना 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा नहीं बह रही होती है, तो ये लिमिटेशन की तरह वर्क करता है। विंड फार्म्स कैन बी नॉइजी। तो आपको पता है जब हमारे ब्लेड्स घूमेंगे, हमारे जो रोटर्स है वो घूमेंगे तो बहुत सारी आवाज वहां से आती है, तो ये भी लिमिटेशन है। लेकिन विंड मिल्स आर अनसाइटी, ये लिमिटेशन नहीं है। आपको अपना स्कोर जरूर बताना है, बहुत कम बच्चे ये अपना स्कोर बताते हैं, तो आपको बताना है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, और हमारा जो 2021 का पूरा पेपर था उसका पैटर्न क्या था, सिर्फ 9th एंड 10th। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओटीईसी। तो आपको ओटीईसी की फुल फॉर्म बतानी है। ओशियन थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कल्टीवेशन, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओशियन टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन, ओशियन टेम्परेचर एनर्जी कल्टीवेशन। तो आपको पता है ओटीसी की फुल फॉर्म है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको गलत स्टेटमेंट बताना। देखो जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना उनमें ये बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपसे करेक्ट पूछा गया कि इनकरेक्ट पूछा गया। द ओशन एनर्जी इज प्रिफरेबल टू दैट ऑफ विंड, यानी कि विंड एनर्जी और ओशन एनर्जी में से हम ज्यादा फोकस ओशियन एनर्जी पर करते हैं। ये सही बात है कि गलत बात है? तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ओशियन एनर्जी को है ना हम हर टाइम हार्नेस कर सकते हैं, विंड एनर्जी को हम हर टाइम हार्नेस नहीं कर सकते, क्योंकि हवा हमेशा उस स्पीड से नहीं बह रही होती है जिस स्पीड से हमें चाहिए होती है। तो ज़्यादा प्रेफर हम ओशियन एनर्जी को करते हैं, ये सही है। द टाइडल एनर्जी सिस्टम कैन बी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑन टाइडल बेसिन। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट है द वायरस कॉजिंग जैपनीज इंसेफेलिटिस और ब्रेन फीवर विल एंटर अवर बॉडी थ्रू मॉस्किटो बाइट, सेक्सुअल एक्ट, स्नीजिंग या फिर हैंडशेक। तो आपसे पूछा गया है कि जैपनीज इंसेफेलिटिस, जिसको आप दिमागी बुखार भी कहते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर किसके थ्रू एंटर करता है। तो आपको पता है फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो जब आपको बाइट करता है तो वो आपके अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर देता है, जैपनीज इंसेफेलिटिस को इंट्रोड्यूस कर देता है, तो मॉस्किटो बाइट के थ्रू एंटर करता है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉजेज एक्ने, तो आपको एक्ने किसकी वजह से होता है? लेशमेनिया की वजह से, स्टेप्लोकोकाई, ट्रिप्नोसोमा या फिर एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। तो देखो हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे। लेशमेनिया की वजह से आपको होता है काला अजहर नाम की बीमारी, स्टेप्लोकोकाई की वजह से होता है आपको एक्ने, ट्रिप्नोसोमा की वजह से इसकी डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट बीमारियां कॉज कर सकती है, मेजरली इसकी वजह से हमें स्लीपिंग सिकनेस और चगास डिजीज होती है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से आपको एस्कैरियासिस नाम की बीमारी हो जाती है। तो एक्ने जो है वो हमें किसकी वजह से होता है? स्टेप्लोकोकाई की वजह से होता है। नेक्स्ट है, अ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी इज हेल्प बाय इंडियाज वाटरमैन to save thousands of parched villages and transform the life of thousands of villagers in one of the India's most arid region। तो आपको पता है हम एरिड रीजन कहाँ बुलाते हैं? जहाँ पर है ना पानी की बहुत कमी होती है, ऐसे लोग जो पीने के पानी की बहुत कमी से जूझ रहे होते हैं, ऐसे एरियाज को हम क्या बुलाते हैं? एरिड रीजन बुलाते हैं। तो उन्होंने बोला है कि एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसको अब किस नाम से बुलाया जाता है? इंडियाज वाटरमैन के नाम से बुलाया जाता है। उन्होंने है ना बहुत सारे लोगों तक पानी पहुंचाया। तो आपको इंडियाज वाटरमैन का नाम बताना है कि ये टाइटल किसके पास है। मिस्टर उदयनाथ चौहान, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर शिवाजी रॉत या फिर मिस्टर विनायक गोस्वामी। तो आपको पता है इंडियाज वाटरमैन हम बुलाते हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह को, क्योंकि उन्होंने है ना बहुत सारे जोहड़ों को, तालाबों को जोड़ने का काम किया और एरिड रीजन में उन्होंने पानी पहुंचाने का काम किया। इसकी वजह से उन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज द कार्बन साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, अमोनिया साइकिल या फिर नाइट्रोजन साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या होता है? सिट्रिक एसिड साइकिल। नेक्स्ट है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के बारे में आपको गलत स्टेटमेंट पहचानना है, बाकी सब सही है, एक गलत है। इवोल्यूशन कैन बी वर्कड आउट बाय द स्टडी ऑफ नॉट जस्ट लिविंग स्पीसीज बट ऑल्सो फॉसिल। तो बिल्कुल सही बात है, जब हम इवोल्यूशन की पढ़ाई करते हैं तो उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो देखते ही हैं, बहुत सारे जीवों के हमें क्या मिले हैं? फॉसिल्स मिले हैं। तो फॉसिल्स के थ्रू भी हम इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं, क्योंकि डायनासोर को आपने तो नहीं देखा होगा, तो डायनासोर की स्टडी हमने किसकी मदद से की है? फॉसिल्स की मदद से की है। बहुत सारे एनिमल्स को हमने फॉसिल्स की मदद से पढ़ा होता है, प्लांट्स को भी पढ़ा होता है, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आर ट्रेस्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इवोल्यूशनरी रिलेशन, आपके दादा कौन थे, उनके परदादा कौन थे, इस तरीके की जो हम स्टडी करते हुए जाते हैं, ऐसे हम प्लांट्स में भी करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं, फैमिली, जेनेरा, ये सब कुछ करने के लिए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये बिल्कुल सही बात है। ऑर्गन और फीचर्स में बी अडेप्टेड टू न्यू फंक्शंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो जैसे जैसे आप इवॉल्व हो रहे थे, आपके जो ऑर्गन्स है, आपके जो फीचर्स है, वो भी अडेप्ट करते हैं। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि पहले जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, उनके अंदर पूंछ थी, लेकिन हमारे अंदर तो पूंछ नहीं है, क्योंकि वो अडेप्ट हो गई है, ठीक है। तो ऐसे है ना बहुत सारे अडेप्टेशंस हमें देखने को मिलते हैं जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट थे। देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट को। Study of evolution of human being indicate that all of us belong to different species that evolved in Africa and America and spread across the world in stages। तो आपको पता है जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चला था कि हम सब का जो इवोल्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था, और अफ्रीका से लोग सारी जगह ट्रैवल कर गए। उन्होंने क्या बोला है कि अमेरिका से स्टार्ट हुआ, ठीक है, अफ्रीका एंड अमेरिका बोला, लेकिन अफ्रीका से स्टार्ट हुआ और फिर हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाकर स्प्रेड हो गए, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया है। नेक्स्ट है, डैश टेल्स अस हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड डैश गिव्स अस मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो आपको बताना है कि लाइफ है ना सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इवॉल्व हुई, ये बात किसने बताई, और इनहेरिटेंस के बारे में किसने बताया? तो आपको पता है हमारे फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन कहलाते हैं? चार्ल्स डार्विन कहलाते हैं, और उन्होंने क्या दी थी? थियरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी। तो पहले में तो आएगा हमारा डार्विन थियरी। तो ऐसे हमारे दो ऑप्शन है, 2 और 4। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इनहेरिटेंस की बात किसने की है? तो आपको पता है हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं ग्रेगर मेंडल। उन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया था और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने किस प्लांट के ऊपर काम किया था? पी प्लांट के ऊपर काम किया था। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सैटिवम है। कितने कैरेक्टरिस्टिक पे उन्होंने काम किया था वो आप मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। करेक्टली मैच कौन है वो बताना है आपको, यूनिसेक्सुअल फ्लावर या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक लेक्चर कराया जिसका नाम है पॉलिनेशन।
तो पॉलिनेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम किसको कहते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर हम किसको कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसके अंदर या तो आपको सिर्फ मेल पार्ट देखने को मिलेगा यानी कि स्टेमन देखने को मिलेगा, या फिर फीमेल पार्ट देखने को मिलेगा यानी कि पिस्टल देखने को मिलेगी। बाइसेक्सुअल फ्लावर हम उसको बुलाते हैं जिसके अंदर हमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के अंदर देखने को मिलते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल पपाया दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है, पपाया जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में दिया हुआ है हिबिस्कस, जिसको हम हिंदी में गुड़हल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो हिबिस्कस है उसके अंदर आपको मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट देखने को मिलते हैं, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्टली मैच। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू। तो आपको पता है फीमेल के अंदर ओवरी से एग रिलीज होता है, मेल की बॉडी से स्पर्म रिलीज होता है। दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, फिलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, और फिर फिलोपियन ट्यूब से वो कहाँ पर जाता है, वॉर्म में जाता है। ठीक है, तो फिलोपियन ट्यूब कैरी करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन प्राइमरी रिलीज्ड बाय द पीनियल ग्लैंड एट नाइट एंड हैज बीन एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ स्लीप एंड वेक साइकिल। तो आप किस टाइम आपको नींद आ जाएगी, किस टाइम आप उठ जाओगे, इसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। उस हार्मोन को आपको आइडेंटिफाई करना है। उस हार्मोन को हमारी बॉडी में रिलीज करता है पीनियल ग्लैंड। तो एक टॉपिक मैंने आपको कराया जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो सारे ग्लैंड्स मैंने आपको पढ़ाए थे जिनमें से पीनियल ग्लैंड भी एक ग्लैंड था। तो पीनियल ग्लैंड हमारा क्या करता है, एक ही हार्मोन को रिलीज करता है, उसका नाम क्या है, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, मेलेटोनिन या फिर एड्रेनलिन। तो आपको पता है जो पीनियल ग्लैंड है, आपका जो एकदम माथा है ना, ठीक है, जहाँ पर हम बोलते हैं थर्ड आई चक्रा हमारा सिचुएटेड होता है, यहाँ पर आपका पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है, ये मेलेटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है और हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल रिदम है उसको बनाए रखता है। हमारी जो स्लीपिंग एंड वेकिंग पैटर्न है उसको मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। दूसरी बात क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पीनियल ग्लैंड बहुत अच्छे से काम करते रहे तो आपको टाइमली सो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता है तब ये मेलेटोनिन को रिलीज करना शुरू करता है। ठीक है, अगर आप बहुत लेट तक जागते हैं तो आपका जो स्लीप वेक पैटर्न है वो खराब होता चला जाता है, आपका पीनियल ग्लैंड जो है उसकी मेलेटोनिन की क्वालिटी खराब होती चली जाती है। नेक्स्ट है, डैश रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। तो आपको एक ऐसे ग्लैंड को आइडेंटिफाई करना है जो क्या करता है, बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने हैं। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बुलाते हैं, लेकिन उसका भी मास्टर कोई और है, क्योंकि कोई और उसको बता रहा है कि उसको ग्रोथ हार्मोन को कब रिलीज करना है। ठीक है, हाइपोथैलेमस, पैनक्रियास, ओवरीज या फिर एड्रीनल ग्लैंड। तो अगर एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि मास्टर ग्लैंड कौन होता है तो वो पिट्यूटरी होता है, लेकिन पिट्यूटरी को भी ये सिग्नल कौन देता है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर दो, हाइपोथैलेमस। आपको पता है हमारे ब्रेन में 3 ग्लैंड सिचुएटेड है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी फिर बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है, और पीनियल क्या करता है, हमारे मेलेटोनिन को रिलीज करता है जो आपके सोने और उठने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है, द ग्रोथ ऑफ pollen ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म या फिर एरोट्रोपिज्म। तो अगर ग्रेविटी की तरफ किसी की ग्रोथ हो रही है तो उसको हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म, अगर पानी की तरफ हो रही है हाइड्रोट्रोपिज्म, अगर केमिकल्स की तरफ हो रही है तो कीमोट्रोपिज्म। तो आपको पता है pollen ट्यूब की जो ओव्यूल्स की तरफ ग्रोथ है वो किसका एग्जाम्पल है, कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। जब मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कराया था वहां पर ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है। आपको पता है DSSB में आपकी टोटल 21 यूनिट्स आनी है, जिसमें से 10 यूनिट आपकी ग्रेजुएशन की है, जिसमें से 7 यूनिट मैं आपकी ग्रेजुएशन की कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके अलावा NCERT की जो हमारी 11 यूनिट थी वो भी हम टोटली कंप्लीट कर चुके हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी। तो आपको बताना है इनमें से कौन बाइलेटरल सिमेट्री दिखाता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है, यानी कि 3 लेयर से बॉडी बनी हुई है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, ये 3 लेयर से बॉडी बनी है। बाइलेटरल सिमेट्री दिखाता है यानी कि 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाती है बॉडी। सिलेंट्रेट, प्लेटेहेल्मिन्थीस, पॉरीफेरा या फिर जिम्नोस्पर्म। तो सिलेंट्रेट की जो बॉडी होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री नहीं दिखाती, पॉरीफेरा भी नहीं दिखाती, पर जो हमारा प्लेटेहेल्मिन्थीस होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री दिखाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी भी दिखाता है। जब मैंने आपको एनिमल किंगडम कराया वहां पर ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टॉर्म्स। तो साइक्लोस्टॉर्म का एग्जाम्पल कौन है, पेट्रोमाइजोन, ऑक्टोपस, सी स्टार या फिर सी अर्चिन। तो हमारी जो एनिमल किंगडम है वहीं से क्वेश्चन पूछा गया, तो साइक्लोस्टॉर्म का एग्जाम्पल कौन होता है, पेट्रोमाइजोन। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मसल टिश्यू। इनमें से कौन सा मसल टिश्यू नहीं है। तो आपको पता है मसल टिश्यू के अंदर हम 3 टाइप के टिश्यू पढ़ते हैं, स्ट्रेटेड टिश्यू, अनस्ट्रेटेड टिश्यू एंड कार्डियक टिश्यू। एरुलर टिश्यू हम मसल टिश्यू के अंदर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे मसल टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, कौन, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक।
हमारा पूरा हार्ट किससे बना हुआ है? कार्डियक टिश्यू से बना हुआ है। नेक्स्ट है स्पॉन्जिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो स्पॉन्जिला किसका मेंबर है? तो एनिमल किंगडम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। पॉरीफेरा, निडेरिया, सीरेंट्रेटा या फिर एनालिडा। तो आपको पता है जो हमारे जितने भी स्पॉन्जिस है, स्पॉन्जिस की फैमिली कौन होती है? पॉरीफेरा होती है। स्पॉन्जिला किसका मेंबर है? पॉरीफेरा का मेंबर है। नेक्स्ट है द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स व्हिच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस एंड एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन्स टू। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फाइनली जाके आपका जो डाइजेशन है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट होता है। तो उन्होंने बोला है कि आपको बताना है प्रोटीन्स फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, ग्लूकोज में या फिर अमाइनो एसिड में। तो मैंने आपको है ना डाइजेशन करके एक टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है। डाइजेशन का पूरा चैप्टर पढ़ाया। तो डाइजेशन में मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, हमारे प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फाइनली अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको डाइजेशन यूनिट कंप्लीट करनी है इसके लिए। नेक्स्ट है डैश ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो हमारी कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर पेपेन। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माउथ के अंदर ही क्या स्टार्ट हो जाता है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और सलाइवरी अमाइलेज क्या करना शुरू कर देता है? हमारे कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो कैसा एंजाइम है? आपके माउथ में प्रेजेंट है। इसको कौन सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। इसका पीएच क्या है? 6.8 है। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थीसिया इन सर्जिकल ऑपरेशन। तो आपको पता है जब भी कभी किसी की सर्जरी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है बेहोश करने के लिए, ठीक है। तो वो किसके मिक्सचर से बनता है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। तो आपको पता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड का जो मिक्सचर है वो क्या बनाने के काम आता है? एनेस्थीसिया बनाने के काम आता है। The main layer of atmosphere from 10 किलोमीटर above the surface of earth up to 50 किलोमीटर is called। तो आपको पता है हमारे सरफेस पे जो पूरा एयर ब्लैंकेट है उसको हम क्या बुलाते हैं? एटमॉस्फेयर बुलाते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स है, ठीक है। तो अगर आप 10 से 13 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है? ट्रोपोस्फेयर प्रेजेंट होती है। और 10 से 50 किलोमीटर पर क्या प्रेजेंट होती है? हमारी स्ट्रेटोस्फेयर प्रेजेंट होती है। हमारी 3 और लेयर प्रेजेंट होती है जिनके आप नाम बताएंगे और डिस्टेंस बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन विच इज नोन एज कॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है सूरज की किरणें जब धरती पर पहुंचती है तो वो बहुत ही हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ पहुंचती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ट्रैप करने का काम कौन करती है? हमारी ओजोन लेयर करती है, ठीक है। तो अगर यूवी रेडिएशन डायरेक्टली पहुंच जाए हम तक तो वो क्या कॉज कर सकती है? स्किन कैंसर, ल्यूकेमिया, स्क्रिजोफीनिया या फिर लिम्फोमा। तो आपको पता है यूवी रेडिएशन जो है वो सबसे बड़ा कारण होती है स्किन कैंसर का, ठीक है। और इनसे बचाने का काम कौन करती है? हमारी ओजोन लेयर करती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिटर्न नाइट्रोजन टू द सॉइल एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है नाइट्रोजन साइकिल जब हम पढ़ते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है जिसको हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, प्लांट भी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है? पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फिर उसको हमारे प्लांट्स जो है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारे अंदर अमाइनो एसिड होते हैं, प्लांट्स के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं। उसके बाद है ना जब हम प्लांट्स मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, दोबारा से वो नाइट्रोजन को अर्थ को वापस रिटर्न कर जाते हैं। किस फॉर्म में? अमोनियम कंपाउंड्स की फॉर्म में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पूरी नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। अवर इन्वायरमेंट यूनिट पे मैंने आपको ये सब कुछ करा रखा है। नेक्स्ट है इन वाटर साइकिल द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज नोन एज। तो वाटर साइकिल में अगर पानी की मूवमेंट सॉइल में हो रही है तो इसको हम क्या बुलाते हैं? पर्कुलेशन, ट्रांसपिरेशन, प्रेसिपिटेशन या फिर एवोपरेशन। तो इसको हम क्या बुलाते हैं? पर्कुलेशन बुलाते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि आपके जो प्लांट है उसमें वाटर वेपर की फॉर्म में प्लांट पानी को लूज कर रहा है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जब बारिश गिर रही है, बर्फ गिर रही है, तो सब क्या है? प्रेसिपिटेशन है। अगर पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है, हीट होके सरफेस से हीट होके जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एवोपरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इनमें से कौन सा नॉइज पोल्यूशन का कारण नहीं है? लाउड स्पीकर्स होते हैं, अगर आप पटाखे जला रहे हैं तो भी होता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो वहां से भी बहुत सारी आवाजें आती हैं, लेकिन थंडर जो है वो नॉइज पोल्यूशन का कारण नहीं होता। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच इज कंसर्न विद क्रॉप प्रोडक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफ फार्म इज कॉल्ड एग्रोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी या फिर एग्रो स्टडीज। तो आपको पता है एग्रीकल्चर साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट सीखते हैं फार्म का, इसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट है पंपकिन, वाटरमेलन, रेड मेलन, गॉड, कुकुम्बर, ग्रीन चिली, टोमेटो, यानी कि हमारी जितनी भी सब्जियां है ज्यादातर वो कैसी
क्रॉप का एग्जाम्पल है। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, ज़ैद क्रॉप या फिर इंटरमीडिएट क्रॉप। तो हमारी सारी की सारी जो सब्जियां होती हैं वो किसका एग्जाम्पल होती है, हमारी ज़ैद क्रॉप का एग्जाम्पल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोन बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड। इनमें से किसको हम ट्रांसप्लांटेशन मेथड के थ्रू उगाते हैं, वीट, कुकुम्बर, ऑरेंज या फिर राइस। तो आपको पता है जब भी कभी हम धान लगाते हैं, पैडी लगाते हैं, राइस लगाते हैं, तो पहले उसको हम बीज डाल देते हैं, जब वो ग्रो कर जाता है उसको वहां से निकाल के हम दोबारा से उसको लगाते हैं, और इसी मेथड को हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसप्लांटेशन मेथड बुलाते हैं। नेक्स्ट है खरीफ सीजन लास्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड ऑफ द ईयर। तो खरीफ सीजन कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, नवंबर टू अप्रैल, जून टू अक्टूबर, फरवरी टू मई या फिर अगस्त टू दिसंबर। तो आपको पता है खरीफ सीजन हमारा जून में शुरू होता है और अक्टूबर में खत्म हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या शुरू हो जाता है, हमारा रबी सीजन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन वीड कंट्रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन में वीड कंट्रोल में आपकी मदद कौन नहीं करेगा, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ट्रांसप्लांटेशन या फिर मैकेनिकल रिमूवल ऑफ वीड्स। तो देखो इंटरक्रॉपिंग हमारी वीड कंट्रोल करने में हेल्प करती है, क्रॉप रोटेशन भी हेल्प करती है, और डायरेक्टली आप वीड को रिमूव कर रहे हो तो हेल्प करेगा, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन जो है वो आपकी वीड कंट्रोल में उतनी हेल्प नहीं करता है। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।